हेलो स्टूडेंट, हिंदी व्याकरण में आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वह है शब्द विचार। शब्द कहने के लिए तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, लेकिन हिंदी व्याकरण में एक बड़ा हिस्सा इसी पर आधारित है। इसलिए शब्द और पद दोनों को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित 2 या 4 नंबर के प्रश्न तो आते ही हैं। जैसे कि शब्द की परिभाषा लिखिए या फिर शब्द और भेद में क्या अंतर है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 या 4 नंबर के ज़रूर आते हैं। तो इसलिए इन शब्द से संबंधित इस सारे चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द क्या है। शब्द की डिफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हम इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए मोहन पुस्तक, तो मोहन में मो, ह, न ये अलग अलग वर्ण हैं और इनको एक साथ जब रख दिया गया तो एक शब्द बन गया मोहन। ठीक है। इसी तरीके से पढ़ना, पढ़ना, ये प, ढ़ और ना अलग अलग वर्ण हैं, और लेकिन जब एक साथ रख दिया गया उनको तो एक शब्द बन गया पढ़ना, जिसका अर्थ निकलता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब ये शब्द के प्रकार क्या हैं या शब्दों का वर्गीकरण क्या है, ये देखने के लिए हम देखते हैं कि शब्दों के भेद क्या हैं। अब शब्दों के भेद को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो स्रोत के आधार पे, दूसरा अर्थ के आधार पे, तीसरा उसका है रचना के आधार पे, और चौथा है प्रयोग के आधार पे। अब हम देखते हैं कि स्रोत के आधार पे शब्दों के भेद क्या है। स्रोत के आधार पे, जैसा कि आपको नाम से सुनने से ही लग रहा होगा, स्रोत मीन्स होता है कि वो आया कहाँ से। ठीक है। तो स्रोत के आधार पे शब्दों के भेद जो है वो 5 हैं। अभी शब्दों के भेद जो है वो 4 तरीके से हैं। आप जैसे समझिए कि अर्थ के आधार पे, स्रोत के आधार पे, रचना के आधार पे और प्रयोग के आधार पे, और उसके बाद में उसके अंदर भी बहुत सारे भेद हैं। जैसे स्रोत के आधार पे अगर हम कहेंगे तो स्रोत के आधार पे 5 भेद हैं। ठीक है। उसी तरीके से अर्थ के आधार पे के भी अलग अलग भेद हैं, रचना के आधार पे भी अलग अलग भेद हैं, और प्रयोग के आधार पे भी अलग अलग भेद हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे भेदों को समझेंगे। ठीक है। तो स्रोत के आधार पे शब्दों के भेद, स्रोत के आधार पे मीन्स वो शब्द आए कहाँ से, तो कहाँ से आए, उसका स्रोत क्या है, उसके आधार पे जो शब्द के भेद हैं उसको 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर। तो तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है। तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत में हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं। मीन्स ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जैसे हैं वैसे ही आए हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे वो संस्कृत में प्रयोग होते थे वैसे ही वो हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि ग्रह, सूर्य। ठीक है। तो ये शब्द तत्सम कहलाते हैं। लेकिन जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उसमें कुछ परिवर्तन हो गए हैं, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो जो के त्यों प्रयोग होते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। और संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आए हैं लेकिन उसमें कुछ रूप परिवर्तन हुआ है, उसको तद्भव कहते हैं। अब तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है, उसके उदाहरण आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। जैसे कि तत्सम शब्द अग्नि जो है वो संस्कृत का शब्द है, और अग्नि हिंदी में अगर यूज़ होता है तो वो तत्सम है, लेकिन अगर हम उसको आग बोलते हैं तो वो तद्भव हो गया, क्योंकि वो अग्नि संस्कृत से
हिंदी में आया है और उसका थोड़ा सा रूप परिवर्तित होके वो आग हो गया है। तो तत्सम से वो क्या बन गया है, तत्भव बन गया है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि तत्सम शब्द क्या है और तत्भव शब्द क्या है। तो उसके उदाहरण यहाँ पे हैं जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है देशज। देशज शब्द क्या है कि जो शब्द भारत की विभिन्न बोलियों में हिंदी में आए हैं। अब बोली क्या है ये हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी एक बार हम फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं कि बोली जब किसी क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। तो उन बोली से जो शब्द हिंदी भाषा में आए हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि पगड़ी, झाड़ू। झाड़ू और पगड़ी ये सारे शब्द हिंदी भाषा में नहीं थे, लेकिन ये किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते थे। तो उस क्षेत्र विशेष से ये हिंदी भाषा में आए, हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, तो उसे देशज शब्द कहने लगे। उसी तरीके से विदेशी शब्द क्या है कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अब विदेशी शब्दों के उदाहरण हम नीचे देख रहे हैं कि विदेशी शब्द से विदेशों में तो बहुत सारी विदेशी भाषाएं तो बहुत हैं, तो विदेशी भाषाओं से बहुत से शब्द हिंदी भाषा में आए हैं, वो प्रयोग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि बटन, स्कूल, स्टेशन, बस, ये सारी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये किसकी भाषाएं हैं, ये अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन ये हिंदी में आए हैं, तो ये विदेशी शब्द हो गए। उसी तरीके से फारसी भाषा से हिंदी में जो शब्द आए हैं वो हैं आसमान, ज़मीन, नमक, पैजामा, शादी। ये सारी भाषाएं ये सारे शब्द जो है वो फारसी भाषा के हैं, लेकिन हिंदी भाषा में भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो वो हिंदी भाषा में कहाँ से आए, विदेशी शब्द वो कहलाए, क्योंकि वो विदेशी भाषा से आए हैं। उसी तरीके से तुर्की भाषा से भी कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि चाकू, कैंची, चम्मच। ये सारी जो शब्द हैं वो तुर्की भाषा से आए हैं। उसी तरीके से गलीचा है ना, कुली, ये सारे शब्द जो है वो तुर्की भाषा से आए हैं हिंदी में। तो इसलिए इनको जो है वो विदेशी भाषा के कॉलम में या विदेशी भाषा के कैटेगरी में रखा गया है। उसी तरीके से जो है अरबी भाषा से कुछ शब्द हिंदी में आए हैं, जैसे कि फ़कीर है ना, एहसान, खत, खजाना, औलाद है ना। तो इस तरीके की भाषाएं जो अरबी भाषा से भी हमारे हिंदी शब्द में आए हैं, तो उनको विदेशी भाषा की श्रेणी में रखा गया है। तो जो है आपने देखा कि स्रोत के आधार पे जो शब्द हिंदी भाषा में आए हैं वो क्या है, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशी और शंकर। शंकर में क्या है कि शंकर वो भाषाएं हैं जब दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनी हुई हैं। जैसे कि रेल, गाड़ी, तो रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन जब अंग्रेजी भाषा का रेल और हिंदी भाषा का गाड़ी शब्द मिला के हमने एक शब्द बना लिया रेलगाड़ी, ठीक है। और जैसे कि फूल है ना, फूल हिंदी भाषा का शब्द है और दान फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन हमने एक शब्द बना दिया फूलदान, ठीक है। तो जब दो भाषाओं के मेल से बन के एक भाषा जब हिंदी भाषा में आया है तो उस शब्द को क्या कहे हैं हम, क्या नाम दिया गया है, शंकर भाषा, उस शब्द को दिया गया है नाम। तो अभी आपने देख लिया कि स्रोत के आधार पे जो भेद हैं शब्दों के वो क्या क्या है, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशी और शंकर। अब स्रोत के आधार पे तो हो गया। अब उसके बाद आता है आपका कि अर्थ के आधार पे या रचना के आधार पे शब्द के भेद। अब रचना के आधार पे शब्दों के भेद जो हैं वो 3 हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़ क्या है, रूढ़ जैसा कि आप नाम से ही इसके पता चल रहा है कि रूढ़ यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही प्रयोग करना, ठीक है।
इसको रूढ़ को मूल शब्द भी कहते हैं, कि जैसे है वैसे ही उसको प्रयोग करना। तो रूढ़ शब्द के विषय में ये डिफिनेशन दे सकते हैं कि परंपरा से चले आ रहे, मतलब जो जैसा है वैसा ही चला आ रहा है, उसके चले आ रहे शब्दों को जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि घर, आज, कल, पुस्तक, घोड़ा, ये सारे क्या हैं, वो रूढ़ शब्द में आते हैं। और यौगिक शब्द क्या है, जैसा कि आपको पता चल रहा है नाम से ही कि योग क्या होता है, जोड़, है ना। जोड़ को तो योग बोलते हैं, कि योग मतलब होता है जोड़, तो नाम से ही पता चल रहा है यौगिक। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पुस्तकालय, तो वो पुस्तक और आलय दो शब्दों के योग से बना है, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया, यौगिक शब्द नाम दिया गया। अब योग रूढ़ शब्द क्या है, अभी योग रूढ़ शब्द क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ प्रकट हो, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना होगा कि यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ शब्द क्या है। यौगिक शब्द में भी दो शब्दों का योग है और योग रूढ़ शब्दों में भी दो शब्दों का योग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यौगिक शब्द जो है वो दो शब्दों के योग से बना है, लेकिन उसका कोई और अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। लेकिन जो योग रूढ़ शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, लेकिन उसका कोई और अर्थ प्रकट हो रहा है। ये अंतर है यौगिक और योग रूढ़ शब्द में, ठीक है। जैसे कि आप ये देखिए, दशानन, दश एक शब्द है और आनन एक शब्द है, और उसका एक शब्द बना दशानन। उन दोनों शब्दों को मिला के एक शब्द बना दशानन। दशानन का मतलब होता है 10 हैं सिर जिसके, यानी 10 सिर वाला। तो एक विशेष अर्थ वो प्रकट कर रहा है, तो इसलिए वो योग रूढ़ शब्द कहलाएगा, ठीक है। दोनों शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द में यही सबसे बड़ा अंतर है कि यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बन के एक शब्द बनेगा, लेकिन योग रूढ़ शब्द क्या है कि दो शब्दों के मेल से एक शब्द बनेगा, लेकिन वो एक विशेष अर्थ को प्रकट करेगा। इसी तरीके से योग रूढ़ शब्द का एक और उदाहरण देख के आप समझ सकते हैं कि जैसे कि लंब एक शब्द है और उदर एक शब्द है, उन दोनों शब्दों को मिला के एक शब्द बना लंबोदर, ठीक है। तो लंबोदर का एक विशेष अर्थ हो गया कि लंबा है उदर जिसका, या लंबे उदर वाला। लंबे उदर यानी कि पेट, तो लंबे पेट वाला। तो गणेश भगवान को क्या बोलते हैं, लंबोदर, इसीलिए क्योंकि उनका पेट क्या है, बड़ा है, तो उनके लिए एक ये विशेषता दी गई है लंबोदर, ठीक है। ये दो अलग अलग शब्दों से मिलके एक शब्द बना है जो एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, योग रूढ़ शब्द में आएगा। तो अभी तक आपने समझ लिया कि स्रोत के आधार पे शब्दों की रचना कैसे हुई, और उसके बाद में जो है रचना के आधार पे शब्दों के भेद कैसे हुए। फिर है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पे शब्दों के भेद जो है उनको भी 4 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि अर्थ के आधार पे मतलब जो शब्द हैं उनके अर्थ जो निकल रहे हैं उनके आधार पे शब्दों के भेद को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द तो आप पढ़े हैं, आपको पता है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द में एक शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले कई शब्द होते हैं। जैसे अग्नि एक शब्द है, लेकिन आग भी एक शब्द है, और अनल भी एक शब्द है, और पावक भी एक शब्द है, और वो सारे किसको प्रकट कर रहे हैं, एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। फिर एक अर्थी शब्द। एक अर्थी शब्द क्या है, एक अर्थी शब्द है जो एक ही अर्थ को प्रकट करे। फिर है अनेक अर्थी शब्द। अनेक अर्थी शब्द क्या है कि शब्द तो एक ही है लेकिन वो अनेक शब्द को प्रकट कर रहा है। जैसे कि अंबर। अंबर क्या है, एक शब्द है
लेकिन अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है और अंबर मीन्स आकाश भी होता है। तो वो शब्द एक है जो कि अर्थ किसको प्रकट कर रहा है, दो अर्थों को प्रकट कर रहा है, तो उसे अनेकार्थी शब्द कहेंगे। फिर आता है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द, जैसे कि शुभ, शुभ का उल्टा क्या होगा, अशुभ। एक, एक का उल्टा क्या होगा, अनेक। तो एक दूसरे के अपोजिट शब्द अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को किस किस कॉलम में रखा गया है, उसको विलोम शब्द के कॉलम में रखा गया है। तो ये अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हो। तो अब देखते हैं कि प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पे शब्द को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है कि जिस शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सके, लिंग और वचन के अनुसार थोड़ा सा जब परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब विकारी का मतलब होता है कि उसमें विकार आना, यानी कि दोष आना, बदल जाना। तो जब लिंग वचन के हिसाब से शब्द बदल जाते हैं जो शब्द, उनको विकारी शब्द कहते हैं। और उसी हिसाब से फिर अविकारी शब्द क्या है कि जिन शब्दों में कभी परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। वो कभी भी बदलते नहीं हैं, उसमें किसी भी तरीके का विकार नहीं आ सकता है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ये चार अविकारी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पे शब्दों को अविकारी और विकारी के स्थान पे किसी किसी बुक में दो भागों में बांटा जाता है, सामान्य शब्द और तकनीकी या परिभाषिक शब्द के रूप में। जो विकारी शब्द हैं वो सामान्य शब्द के रूप सामान्य शब्द में आते हैं, और जो अविकारी शब्द हैं वो तकनीकी या परिभाषिक शब्द में आते हैं। तो अगर सामान्य शब्द लिखा है विकारी की जगह पे, तो उसका मतलब वही होगा जो विकारी शब्द का है। मतलब विकारी शब्द और सामान्य शब्द दोनों एक ही है। कभी कभी किसी किसी पेपर में सामान्य शब्द लिखा रहता है कि सामान्य शब्द के कुछ उदाहरण दीजिए, या सामान्य शब्द किसे कहते हैं, या तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। तो वो जो तकनीकी शब्द अगर पूछा जा रहा है तो वहाँ पे अविकारी शब्द को लिखेंगे, अविकारी शब्द की परिभाषा लिख सकते हैं, या अविकारी शब्द आप उसको समझा सकते हैं। तो प्रयोग के आधार पे शब्द दो भागों में बांटे गए हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द या फिर परिभाषिक शब्द, या इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि विकारी शब्द या अविकारी शब्द। तो आपने देखा कि शब्दों की रचना कितनी बड़ी है और किन किन वर्गों में रखी गई है। तो शब्दों को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया था। एक तो स्रोत के आधार पे शब्द, दूसरा अर्थ के आधार पे शब्द, तीसरा प्रयोग के आधार पे शब्द, और चौथा रचना के आधार पे शब्द। तो हमको आशा है कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, या आपको इस शब्द विचार से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसे लिख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।